रीज़न क्या है कि हमारी सोसाइटी में 80 टू 90% लोग ऐसे होते हैं कि जो बेसिकली नेगेटिव थॉट्स के साथ में होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर उनका सिलेक्शन 1 मार्क से रुक भी जाता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल एक सिंगल हर्डल है, बाकी हर्डल्स आपने जंप ओवर कर दिया है, उसको डिफीट कर दिया है। ये सिंगल हर्डल है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये हर्डल भी आप क्रॉस करेंगे और फिर आप एक सक्सेसफुल पर्सन होंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट को आप अपनी लाइफ के साथ एसोसिएट करते हैं, तो वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपके लिए एक एंटरटेनमेंट के रूप में आता है। देखिए, मैं जैसे आपने कहा कि बुक्स बहुत मोटी मोटी होती हैं। पहली बात तो है कि बुक्स आपको इन्फॉर्मेशन देती है। बुक्स कभी आपको ये नहीं बताएगी कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। जो पढ़ाई का सिलसिला लगातार जारी है, जैसे कि यूपीएससी जो एक बड़ा शब्द माना जाता है, उस यूपीएससी की पढ़ाई को बच्चे कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उन परिस्थितियों से गुजरते हैं। बच्चों से तो बातचीत कर ली, अब हमारे साथ एक फैकल्टी मौजूद हैं, एक शिक्षक मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि एक बच्चे को ये किस तरीके से संभालते हैं उन दौर में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है पलटन न्यूज़ 15 में। वेलकम आपका। सर मैं जी जी, मैं आलोक तेवतिया और नियर अबाउट 15-16 ईयर्स से मैं इस समय इस टीचिंग जो प्रोफेशन है इसमें जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। और मैंने देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो परिस्थितियाँ, जो कंडीशंस स्टूडेंट्स के सामने आती है, तो वो एक अपना एक चैलेंज के रूप में आती है। उस चैलेंज को डील जब किया जाता है तो उसमें पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का रोल रहता है। साइड बाय साइड उसमें जो पीयर प्रेशर होता है उसका भी एक मेन रोल होता है। तो उसके साथ में कैसे डीलिंग की जाए, ये यूजुअली टीचर्स और पेरेंट्स दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। सर, अभी आपने बोला कि आप 15-16 साल से कर रहे हैं, इसी लाइन में हैं, तो किन तरीके की समस्याएं जो हैं बच्चे झेलते हैं? आपके पास भी आते होंगे काफ़ी बच्चे कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो आप किस तरीके से उन्हें समझाते हैं या किस किस तरीके की समस्याएं वो लेकर आते हैं? एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या बैंकिंग का हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम एग्ज़ाम होता है। ठीक है। हर एक एग्ज़ाम का एक अपना लेवल होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब एग्ज़ाम की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे मन के अंदर ना कहीं एक नेगेटिव थॉट होता है कि शायद इस एग्ज़ाम को हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग 10th क्लास में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार 10th क्लास हम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मेहनत करते हैं तो 10th भी क्लियर कर लेते हैं। उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हमारा जो सोचने का जो प्रोसीजर है वो हमें अपनी जो अप्रोच है, जो हमारी जो अप्रोच है उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। रीज़न क्या है कि हमारी सोसाइटी में 80 टू 90% लोग ऐसे होते हैं कि जो बेसिकली नेगेटिव थॉट्स के साथ में होते हैं और वो कहीं न कहीं हमारे पॉजिटिव थॉट्स को नेगेटिव करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसलिए हम लोग कहीं न कहीं उस एग्ज़ाम को लेकर के डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसे शब्द जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो कई बार उसमें उसके शिकार भी हो जाते हैं बच्चे, है ना? मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी जीना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन ज़िंदगी जीना हमारे लिए सबसे आसान है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना ज़िंदगी जीने से बहुत ईज़ी है। लेकिन ज़िंदगी तो आराम से जी पाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब भी बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कहीं न कहीं अपनी होप को छोड़ देते हैं, और इसी वजह से बच्चे के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जनरेट होते हैं। जैसे कि सर कुछ पॉइंट्स बता दीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो स्टूडेंट के ब्रेन के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई स्टेप लेता है तो उसके ब्रेन के अंदर ये आता है कि शायद मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता। ठीक है? मैं हमेशा कहता हूँ कि एट द एज ऑफ 21 एवरी ह्यूमन बीइंग इज 90% नेगेटिव। ठीक है। इसलिए पहला क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव आएगा, और सक्सेस लेने के लिए 90% नेगेटिव को स्टेप बाय स्टेप आप उसको पॉजिटिव करते रहिए, एक दिन आपको सक्सेस मिल जाती है। लेकिन सर, अभी आपने नेगेटिव पॉजिटिव की बात की। जब कोई इंसान की अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन परीक्षा के वक्त पेपर आता है, सॉल्व करते हैं, एक नंबर से जब बच्चा रह जाता है तो दिमाग में मामूली सी बात है कि आएगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, छोड़ देते हैं। ऐसे वक्त में आप बच्चों को किस तरीके से हौसला देते हैं कि उनका हौसला ना टूटे? देखिए, हमेशा याद रखिए कि असफलता जो है, जो अनसक्सेसफुल जो एक वर्ड है, वो केवल उन्हीं लोगों के सामने आता है जो एक दिन सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर उनका सिलेक्शन 1 मार्क से रुक भी जाता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल एक सिंगल हर्डल है, बाकी हर्डल्स आपने जंप ओवर कर दिया है, उसको डिफीट कर दिया है। ये सिंगल हर्डल है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये हर्डल भी आप क्रॉस करेंगे और फिर आप एक सक्सेसफुल पर्सन होंगे। अच्छा सर, ये
ये बताइए, जैसे यूपीएससी एक टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है, तो सीरियसनेस तो होती ही होती है, लेकिन बीइंग अ फैकल्टी आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस में ना आएँ, उसको एंटरटेनमेंट से कैसे जोड़ते हैं कि बच्चे मज़े लेकर पढ़ें, उसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़ें? उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो वहाँ पर आप उस सब्जेक्ट को कभी एंटरटेन नहीं कर पाएँगे। लेकिन जब सब्जेक्ट को आप अपनी लाइफ़ के साथ एसोसिएट करते हैं, तो वो सब्जेक्ट कहीं न कहीं आपके लिए एक एंटरटेनमेंट के रूप में आता है और वहाँ से लर्निंग इफ़ेक्टिव होती है और जब लर्निंग इफ़ेक्टिव होती है, तो वहाँ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट को एक प्रैग्मैटिक अप्रोच के साथ में एसोसिएट किया जाता है, मतलब आपकी लाइफ़ के साथ जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, चाहे मैं हिस्ट्री की बात करूं, पॉलिटी की बात करूं या आपका मैथमेटिक्स का डिस्कशन हो, किसी भी सब्जेक्ट का डिस्कशन करूं, जितने हम लोग प्रैक्टिकल होते चले जाएंगे उतना ही वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा और हर एक स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये मेन रीज़न होता है। उसके लिए क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन होता है इसके टू फंक्शंस होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। जो राइट पार्ट होता है बेसिकली क्या होता है कि चीज़ों को इससे हम लोग लर्न करते हैं और जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है इससे विजुअलाइज करते हैं। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या होता है कि ब्रेन के दोनों पार्ट्स फंक्शन करते हैं, इसलिए मूवी के सीन डायलॉग्स कभी हम लोग भूलते नहीं है, कभी स्किप नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग स्टडी करते हैं वी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ द राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ से चीज़ों को लर्न करें और यहाँ से विजुअलाइज करें, तो उससे लर्निंग जो है इफेक्टिव होती है। विजुअलाइज का मतलब है कि मान लीजिए मैं अकबरी को पढ़ना शुरू करूँ हिस्ट्री में, तो मैं अपने आप को इमेजिन कर सकता हूँ बेसिकली मैं अकबर हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या क्या फंक्शंस किए, मैंने कैसे वॉर किया, वो मेरी इमेजिनेशन एक्सप्लेन करेगी। तो अगर अकबर को मैं अपने आप में लेकर के आ जाता हूँ तो उसका मतलब है कि मुझे चीज़ों को लर्न नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप मेरे ब्रेन के अंदर स्टोर होती चली जाएंगी और वो टॉपिक मेरे लिए एकदम इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा। मेन ये जैसे होगा। कि हमने सर देखा है कि जो बुक्स होती हैं, किताबें जो होती हैं, वो काफ़ी मोटी-मोटी, काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में सर बच्चा पढ़ता तो सब कुछ है, सुबह सब कुछ पढ़ता है, रात तक सब कुछ पढ़ते हुए ही जाता है, दिन गुज़ारता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बच्चे को सिर्फ 20% याद होता है। ऐसा क्यों? ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं कि 80% वो बच्चा भूल जाता है? देखिए, मैं जैसे आपने कहा कि बुक्स बहुत मोटी मोटी होती हैं। पहली बात तो है कि बुक्स आपको इन्फॉर्मेशन देती है। बुक्स कभी आपको ये नहीं बताएगी कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। जब हम लोग एकेडमिक में होते हैं और एकेडमिक से कॉम्पिटिटिव में आते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एक दूसरे के अपोजिट है। एकेडमिक में क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में पढ़ा जाता है और उसके बाद ये पढ़ा जाता है कि जो क्वेश्चंस गिवन है एट द एंड ऑफ द टॉपिक उनके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में इसका जस्ट अपोजिट होता है। सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले ये देखिए कि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस की नेचर क्या है, फिर उनके आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए। अगर इस तरीके से आप चीज़ें करते हैं तो आपको बहुत मोटी-मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये, आपको वो पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी जो एग्ज़ामिनर आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा कि आपको मोटी बुक की जगह आप केवल वो सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में आते हैं। अच्छा सर, ये तो बच्चों की बात थी। अगर हम परीक्षा पे आते हैं तो जैसे ही यूपीएससी का या और भी कोई एग्ज़ाम्स की शीट हमारे हाथ में आती है, तो वो जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं वो अंग्रेज़ी में लिखे होते हैं। जब उसका अनुवाद किया जाता है तो हिंदी मतलब कुछ और नहीं निकलता है। ऐसे में जो बच्चे आंसर लिखते हैं वो बिल्कुल अलग ही हो जाता है, हिंदी वर्ग की मैं बात कर रही हूँ। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि बच्चे तो पढ़ के देखिए, मैं जी। आपको एक बात बताता हूँ, जो हिंदी हम लोग यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली में वो हिंदी नहीं है। वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। उसे प्योर हिंदी नहीं कह सकता। ठीक है? दूसरी बात है कि जो इंग्लिश है, वो हिंदी का कभी एग्ज़ैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग हिंदी का एग्ज़ैक्ट ट्रांसलेशन करते हैं और इस वजह से हमारा जो ट्रांसलेशन है, वो एक्चुअल ट्रांसलेशन से डिफरेंट हो जाता है। इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है उस क्वेश्चन को समझने में। लेकिन सर 10th 12th की अगर एग्ज़ाम्स की बात करें तो उसमें पहला पेज जो होता है वो हिंदी में लिखा होता है। तो ऐसा इसमें क्यों नहीं होता? कोई गुंजाइश ही क्यों छोड़ने की बच्चों को समस्या आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में दोनों मीडियम ऑप्ट किए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों किए जाते हैं। आप दोनों में एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है हिंदी मीडियम के साथ में, क्योंकि हम जो लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ करते हैं, वो प्योर हिंदी नहीं होती है। इसलिए हम लोग उस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हिंदी में लिखा जाता है, उसमें हम लोग उस एरिया की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिस एरिया में हम रहते हैं।
लेकिन एग्जामिनर को बेसिकली वो लैंग्वेज नहीं चाहिए, वो चाहिए जो एग्जैक्ट हिंदी होती है, और उसी में थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए मार्क्स कम आते हैं हिंदी मीडियम के। अच्छा सर, बच्चों की बात कर ली, परीक्षा की बात कर ली, अब आते हैं माँ बाप पे, पेरेंट्स पे। तो सर, एक यूपीएससी जो शब्द है, ये सुनते ही दिमाग में सबसे पहले पेरेंट्स बोल देते हैं कि हाँ तुम करो, लेकिन बच्चों पे इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो क्या हर बच्चा उस चीज़ को टैकल कर पाता है? पेरेंट्स का प्रेशर। जी जी। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात तो है कि हर एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी नहीं करता है। जो बच्चे यूपीएससी के बारे में सोचते हैं या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं बेसिकली, वही आगे स्टेप लेते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स आपके डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग आईआईटी में चले जाते हैं, कुछ लोग यूपीएससी में चले जाते हैं। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आजकल मूव कर रहा है। अगर मैं आज से 5-6 ईयर्स बैक की बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का प्रेशर स्टूडेंट्स पे ज़्यादा होता था उस समय। लेकिन सर, आज भी ऐसा काफ़ी जगह देखा गया है कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि माँ बाप की मर्ज़ी से आते हैं, क्योंकि खेल कूद में जाने नहीं देते, बोलते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करो, तो दबाव बहुत ज़्यादा होता है कि यूपीएससी करो। उस केस में क्या होता है? क्या बच्चा टिकता है? क्योंकि 1 साल टिक गया, 2 साल टिक गया, तब भी क्रैक नहीं हुआ, फिर? मेन चीज़ क्या है कि अगर आप किसी पे प्रेशर डालेंगे, अननेसेसरी प्रेशर जिसे मैं कहता हूँ, तो उसमें बच्चा हार्डली 1 या 2 ईयर्स ही आगे मूव कर पाता है, अदरवाइज उसके बाद गिव अप कर लेता है। और कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी के लिए आता है, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि जिसके बेस पर यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करे, तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है एसएससी के एग्जामिनेशन में, क्योंकि एसएससी भी अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और बहुत अच्छी फाइट उसमें भी होती है ना? तो कहीं न कहीं बच्चा यूपीएससी के लिए आता है, तो फिर एसएससी में तैयारी करता है और एसएससी में सिलेक्शन लेके चले जाता है। मैंने कई बार ऐसा देखा भी है। अच्छा सर, जैसे माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस एक हाई लेवल पे सेट होती है, आपके पास करोड़ों के तादाद में बच्चे आते होंगे, सबके तो आप एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं कर सकते, लेकिन माँ बाप की इच्छाओं पर कैसे खरे उतरते हैं, कितनी कोशिश करते हैं? कोशिश ये रहती है कि देखिए, जो गुरु शब्द है ना, एक होता है टीचर। टीचर तो मैं किसी को भी बोल सकता हूँ, जो टीच करता हो। जब हम लोग एक बात करते हैं ना, शिक्षक शब्द की बात है, तो शिक्षक का मतलब केवल शिक्षा से नहीं होता है। शिक्षक का मतलब होता है कि शिक्षा के साथ-साथ में स्टूडेंट्स को ये भी बताए कि जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, या जो आपके फ्यूचर के लिए जो आपने अपने सपने देखे हुए हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं जिनको फुलफ़िल करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उसका राइट वे क्या है बेसिकली? उस राइट वे को बताना भी शिक्षा का काम है, ठीक है ना? तो शिक्षक का मतलब होता है कि स्टूडेंट को एजुकेशन के बारे में बताना, स्टूडेंट को उसके फ्यूचर के बारे में अवेयर करना, स्टूडेंट को ये भी बताना कि आप अपने ड्रीम्स को कैसे ग्रैब कर सकते हो, और स्टूडेंट को ये भी बताना है कि जो पाथ है, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, वो पाथ बिल्कुल क्या आपके गोल की तरफ जा रहा है या उससे डिफरेंट जा रहा है। ये काम शिक्षक का होता है, और वही काम हम लोग बच्चों के साथ में करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि आप शिक्षक, गुरु हैं, तो सर प्रेशर की भी बात काफ़ी बार आती है कि मेंटल प्रेशर बहुत बार पड़ता है, क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं ये सारे। तो इस केस में क्या करते हैं, एक बच्चा प्रेशर में ना जाए, या क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है डिप्रेशन में चले जाते हैं जब नहीं क्रैक हो रहा होता है या क्लियर नहीं हो रहा होता है, सिलेबस नहीं कवर हो रहा होता है, तो ऐसे में शिक्षक क्या करते हैं बच्चों के साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताओ कि जो लोग सीरियस होते हैं, वही प्रेशर फील करते हैं। पहली बात तो ये है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब कुछ प्रेशर सा फ़ील हो रहा है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने गोल को लेकर के बहुत सिंसियर हैं। दूसरी बात है कि जैसे एक वर्ड आता है एंग्जायटी, वो भी कहीं न कहीं प्रेशर का एक पार्ट है। तो हम लोग ये कहते हैं कि एंग्जायटी जो है वो मोटिवेशन का काम भी करता है। एंग्जायटी एक लेवल पे आपको मोटिवेट करता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर उसी एंग्जायटी का लेवल एक्सेस में हो जाए, तो उस केस में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन भी हो जाती है। तो हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। जैसे प्रेशर एक्सेस में होता है, परफॉर्मेंस डाउन। एंग्जायटी एक्सेस में है, परफॉर्मेंस डाउन। अगर वो एक्सेस में नहीं है, तो वो आपको मोटिवेट भी करती है। दूसरी बात है कि प्रेशर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रेशर की डिग्री जब अगर एक्सेस में होती है, तो वहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा। वहाँ पर हम बच्चों के साथ में पर्सनल लेवल पे काउंसलिंग करते हैं। उनके साथ में पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या है, किस वजह से आपको ऐसा प्रेशर फील हो रहा है, या तो आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फ्यूचर को कंसर्न मत कीजिए, आप केवल आज पे कंसर्न कीजिए।
आज पे कंसर्न करेंगे तो फ्यूचर अपने आप में एक ब्राइट होगा। तो इसलिए एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरी एक बात और एक थेरेपी है जो मेरे दिमाग में कई बार चलती भी है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अपनी पार्ट का नियर अबाउट 50 to 60% शेयर कर पाते हैं अपने फ्रेंड से, पेरेंट्स से, जो भी है आपके नियर डियर है, लेकिन 40% कभी शेयर नहीं करते। एक दिन क्या होता है कि 40% का जो वैल्यू है उसकी डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है, और जब वो एक्सेस में इंक्रीज होती है तो हमारे अंदर प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे शब्द पैदा हो जाते हैं। तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि उसके लिए एक थेरेपी, मतलब ऐसा नहीं कि स्टूडेंट के लिए एक थेरेपी है, मतलब जितने भी मुझे सुन रहे हैं इस समय, उन सब के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको फील होता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या आप डिप्रेशन में आ गए, एंजाइटी में आ गए, तो एक काम कीजिए, कैंडल लीजिए और एक पेन, एक पेपर और एक रूम में अपने आप को बंद कर लीजिए और लाइट जो है वो ऑफ कर लीजिए, बिल्कुल डार्क हो जाए वो। उसमें एक कैंडल को लाइट करना है, जला देना है और उस पेपर को लेके बैठना और एक पेन लेके बैठना है। उस पेपर पे जो भी आप लिखें वो बिना सोचे समझे लिखें, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आपको लिखना है बिना सोचे समझे। उससे क्या होता है कि जो बिना सोचे समझे जब लिखा जाएगा अकेले में, तो वो थॉट्स निकल के आएंगे, जो थॉट्स जो आज तक आपने किसी के साथ शेयर नहीं करे। उससे क्या होगा कि जब आप उसे लिखते चले जाएंगे 10-15 मिनट्स लगातार उसको बिना सोचे समझे, उसमें ये भी नहीं देखना कि आपकी राइटिंग कैसी आ रही है, उसमें ये भी नहीं देखना कि आपकी स्पीड क्या है, बस लिखना है आपको। और 10 मिनट्स आप लिखेंगे, उस पेपर को फिर फोल्ड करेंगे और उस कैंडल में जला देंगे। ऐसे ही आप 6 डेज कीजिए, आप देखिए एकदम से लाइट महसूस करेंगे और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे शब्द दूर हो जाएंगे। ठीक है सर, समस्याओं की बात हम लगातार कर रहे हैं, ऐसे में एक समस्या आती है भाषा की, लैंग्वेज की। तो हम काफ़ी बार देखते हैं 2 मीडियम होते हैं, हिंदी, इंग्लिश। लेकिन हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहने लग गए हैं आजकल, जहाँ पे अंग्रेज़ी वर्ग में ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है, ज़्यादा झुकाव उस तरफ है। तो देखते हैं कि बच्चा बाहर से आता है और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम चूज़ करता है। उसे अंग्रेज़ी आती नहीं होती है, लेकिन फिर भी करता है, जिससे क्या होता है कि उसका साल बर्बाद हो जाता है। ऐसे में आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि स्टेटस का ना सोच के, एनवायरनमेंट का ना सोच के, क्या उसे अपने ही पूरे साल पर फोकस करना चाहिए? देखिए, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज को ऑप्ट कीजिए। अगर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो हिंदी में ऑप्ट करेंगे, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लोग हिंदी ऑप्ट करते हैं, तो हम लोग उस हिंदी लैंग्वेज में अपने एरिया की लैंग्वेज ऐड कर देते हैं। उससे मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं, उससे मार्क्स कम आते हैं। तो ऐसा ना करके प्रॉपर तरीके से हिंदी भाषा का यूज़ करें और अच्छे मार्क्स आएँगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएँगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले, एक गुरु होने के नाते कोई ऐसा मूल मंत्र, कोई ऐसा फ़ॉर्मूला जो बच्चों को एग्ज़ाम क्लियर करने में या ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सीख देता हो, कोई ऐसा मूल मंत्र? देखिए, मैं 2 ही लाइन कहूँगा आप लोगों से, और मेरी लाइन ये है कि जब मंजिलें खूबसूरत होती हैं, तो रास्ते खूबसूरत नहीं होते, और जब रास्ते खूबसूरत होते हैं, तो उनकी मंजिलें कभी खूबसूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, जो अपने सपनों को अचीव करना है, तो वो एक खूबसूरत मंजिल है। तो ये मत सोचिए कि रास्ते खूबसूरत होंगे, उसमें बहुत सारे कांटे होंगे। अच्छा सर, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो एक बारी अपने कंफर्ट लेवल में आ जाते हैं तो उससे बाहर नहीं निकलना पसंद करते हैं। तो आप भी बहुत सारे बच्चे देखते होंगे। तो क्या ये ज़रूरी है कि अपने कंफर्ट लेवल में रहकर वो काम करें, या उनसे उनका बाहर निकलना, अनकंफर्टेबल होना ज़रूरी है? देखिए, मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि जो सक्सेस होती है, वो आपके कंफर्टेबल ज़ोन में नहीं होती है। जब भी आप सक्सेस लेना चाहते हैं या ऐसा कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं जो लोग सपनों में देखते हैं, वो तभी मिलता है जब आप अनकंफर्टेबल जोन में होते हैं। जब आप कंफर्टेबल जोन को छोड़ करके जाते हैं, वहीं से सफलता शुरू होती है। जब कंफर्ट लेवल से बाहर आते हैं तो शिकायतें बढ़ने लग जाती है। आपके पास भी शिकायतें आती होंगी, क्योंकि पहले के दौर में टीचर्स सख्त हुआ करते थे, आज के दौर में टीचर्स भी सख्त नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं आप, जब बच्चे कहते हैं कि नहीं बहुत शिकायतें हैं, हमें इतना प्रेशर दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं? देखिए, हमेशा याद रखिए कि जब आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कंफर्टेबल जोन उसी एक्सेस में इंक्रीज़ होता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि केवल स्टूडेंट्स को उतनी फैसिलिटी दी जाए जितनी की रिक्वायरमेंट है। उससे ज़्यादा अगर आप फैसिलिटी देते हैं, इवन पेरेंट्स भी देते हैं या टीचर्स भी देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर उनका एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट होता है, और जिससे बाहर कोई भी नहीं जाना चाहता, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं।
लेकिन सपनों को पाने के लिए तो हमें उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस देन यू हैव टू ब्रेक द बाउंड्रीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ एक गुरु, एक शिक्षक मौजूद थे जिन्होंने बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको वो कैसे हल करें, कैसे बेबाकी से अपने सपने जो है उसे पूरा करें, आगे बढ़ते बढ़ते ना अपने करियर को छोड़ें, ना अपने माँ बाप के सपनों को छोड़ें, बिल्कुल अपने आगे रास्ते पर जाएं और फोकस करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, दिल्ली।